नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे हाल ही में पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को पास किया था। अब इस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल में यहाँ पे पार्लियामेंट ने कुछ स्पेसिफिक चेंजेस किए हैं ट्रिब्यूनल्स को लेके। अब इन ट्रिब्यूनल्स में जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि हम बात करें कि यूनिफॉर्म टर्म दी गई है अक्रॉस द ट्रिब्यूनल्स। कुछ ट्रिब्यूनल्स को रैशनलाइज किया गया है, हटा दिया गया है, तो वो ट्रिब्यूनल्स खत्म कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया है। जैसे कि आपको याद होगा, अगर हम बात करें आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेटेड रहेगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के साथ। तो इसी के चलते कोर्ट जो है वो थोड़ा सा नाराज हो रहा है। कोर्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे हमारे पावर्स को ट्रांसग्रेस कर रही है, हमारी पावर्स को ले रही है। और इससे क्या होगा, इससे जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जो ये कहता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है यहाँ पे विशिएट हो रही है। तो इसी के चलते कोर्ट ने एक एक जनरल स्टेटमेंट दिया है और के वेणुगोपालन जी को बोला है कि इस फ्लैश पॉइंट को आप ठीक करवाइए। यहाँ पे गवर्नमेंट को बोलिए कि जो भी उन्होंने पीछे हाल ही में चेंजेस किए हैं उसको या तो रोल बैक करें या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वापस से मॉडरेट करें। आप स्टडी आईक्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रिब्यूनल रैशनलाइजेशन बिल की हम बात कर रहे हैं। ये ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं? देखो, इंडियन जुडिशरी बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लम फेस करती आ रही है, वो है पूरी की पूरी बैकलॉग की प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कि लगभग 3.5 करोड़ के केस के आसपास के जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट्स में। और ऐसे में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा एक नया अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 42nd अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करो। अगर आप आर्टिकल 323A 323B को देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कोर्ट के बर्डन को ईज ऑफ करने के लिए किए गए हैं। जैसे कि आप कहें क्वासाई जुडिशियल बॉडी है ये, एक तरह से इनका क्वासाई जुडिशियल फंक्शन है। अभी एडजुडिकेट करते हैं, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिविल मैटर्स में। ठीक है, सिविल मैटर्स में ट्रिब्यूनल्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, अगर उनके और गवर्नमेंट के बीच में या फिर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट ना जाने की बजाय कैट जा सकते हैं। स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं वो सैट जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो जो एडजुडिकेशन का प्रोसेस है वो चीप होगा, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल और बाकी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पे देखी जा रही है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। तो इससे क्या हुआ कि ट्रिब्यूनल्स के आने से कोर्ट जुडिशरी का जो बर्डन है वो कम होना था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है ट्रिब्यूनल्स को चलाने के। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, बिल्डिंग्स चाहिए होती हैं, सबसे बड़ा रहता है स्टाफ नहीं होता। स्टाफ ट्रिब्यूनल्स का कहाँ से आएगा? स्टाफ जो है वो सिटिंग जुडिशरी से ही आएगा या जजेस को ही आप ट्रिब्यूनल्स में लेके आएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो, हमने बात करी थी कि हम केसेस को पेंडेंसी को कम करेंगे, कोर्ट के वर्कलोड को कम करेंगे, डिसीजन जो है वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक चालान का ट्रिब्यूनल लगता है। आप कोर्ट जाएं, चालान भरे से अच्छा आप ट्रैफिक चालान की लोक अदालत में चले जाएं। तो वहां लोक अदालत में क्या होता है, जल्दी से आपका चालान खत्म भी कर दिया जाता है। आपको सेटलमेंट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के सेटलमेंट से, ये सब ट्रिब्यूनल्स में कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ ओवरबर्डन जो है कोर्ट का वो कम किया जाएगा। और यूजुअली हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जब से हमने बनाया है चीज़ें, जो एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। आर्म फोर्सेस के लिए, टैक्सेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए ट्रिब्यूनल्स काफ़ी कारगर, काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस मैंने आपको बताया अभी 42nd अमेंडमेंट 1976 से स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या और किसी तरह के ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पे एक ओपन बात छोड़ दी गई थी 323B में कि कभी भी सरकार को लगे, पार्लियामेंट को लगे कि किसी नए ट्रिब्यूनल की जरूरत है तो वो उस नए ट्रिब्यूनल को फॉर्म कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि यार बहुत ज्यादा हमारा खर्चा होता है, ठीक है, हमें रैशनलाइज करने पड़ेंगे, हमें ट्रिब्यूनल्स खत्म करने पड़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अबॉलिश कर दिए हैं कुछ एपीलेट ट्रिब्यूनल्स। जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया है, एयरपोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया है। देन उसके बाद आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट ट्रिब्यूनल है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो इस तरह के 5 ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है कि इनके पास केसेस ऐसा कुछ खास आते नहीं है, अननेसेसरी है, पैसा बहुत बर्बाद करते हैं, तो इन ट्रिब्यूनल्स की हमें जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कोर्ट, यहाँ से कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट को दिक्कत है इन पॉइंट से। सबसे पहले जैसे सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी, अगर आप देखेंगे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट जो है
उसका सेक्शन 3 क्लॉज 7 यही कहता है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वेरियस ट्रिब्यूनल्स के, उनको अपॉइंट किया जाएगा। और उसको कौन अपॉइंट करेगा? सर्च कम सिलेक्शन कमिटी बैठ के अपॉइंट करेगी। अब पूछा गया कि ये कमिटी में कौन कौन है, तो आगे ये कहते हैं कि कमिटी में चीफ जस्टिस बैठेंगे या फिर कोई एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जिन्हें चीफ जस्टिस भेजेंगे। कास्टिंग वोट होगा। 2 सेक्रेटरीज नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ये एक दिक्कत है कि 1 पर्सन आपका जुडिशरी का हो गया और 2 पर्सन जो है आपके यूनियन गवर्नमेंट से बैठ रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ पे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव आके बैठ रहा है। फिर सिटिंग या आउटगोइंग चेयरपर्सन जो पहले से है वो होगा, या कोई एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या कोई रिटायर्ड जज होगा किसी हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का। साथ ही साथ सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री जिनसे वो ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो इनके पास वोटिंग राइट नहीं होंगे, बट हाँ ये अपनी राय दे सकते हैं। लेटस से आप टैक्सेशन का ट्रिब्यूनल बना रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी बैठेंगे। अब कोर्ट कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी कह दिया है कि यहाँ पे सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी को 3 मंथ के अंदर अंदर नाम जो है वो रिकमेंड करने होंगे, और जो भी नाम रिकमेंड किए गए हैं उनका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ सेक्शन 5 में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोर्ट को। कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पे चेयरपर्सन जो है ट्रिब्यूनल के, उनका ऑफिस 4 साल के रख दिया गया है और 70 ईयर्स की उनकी एज है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि कोई भी आप देखेंगे मेंबर्स की बात करें तो 4 साल का टर्म रहेगा और 67 ईयर्स की एज रहेगी। एक चीज और यहाँ पे कैप लगाई गई है ट्रिब्यूनल ने, वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज रख दी गई है कि लेटेस्ट से किसी भी पर्सन को आपको अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है, तो 50 ईयर्स से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। तो एक ये बड़ी बात है कि मिनिमम एज यहाँ पे रख दी गई है। तो कोर्ट कह रहे हैं एक टैलेंटेड पूल कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि टैलेंटेड पूल जो है वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कोर्ट के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, रूल ऑफ लॉ का, आर्टिकल 14 का, सबका यहाँ पे उल्लंघन कोर्ट कर रही है। जैसे आप देखेंगे सेक्शन 3 क्लॉज 7 में भी कहा गया है कि जितनी भी जजमेंट है एपेक्स कोर्ट की जो इस प्रोविजन से रिलेटेड आई हैं, उसमें रिकमेंडेशन 2 नाम का सर्च कम सिलेक्शन कमेटी भेजेगी। और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर अंदर, गवर्नमेंट जो है जो भी गवर्नमेंट नाम भेजिए उसको 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि हमारे पास एक तो आप नाम भेज रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से नाम आ रहे हैं, हमें उन्हीं नामों पे सोचना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात हो जाती है कि अब ऐसे में जो नाम भेजे गए हैं तो उनका क्या पीछे रीजन रहा है। तो बार बार देखो कोर्ट यही बात बता रहा है कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उसके बड़े क्राइसिस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है वो इंश्योर नहीं होगी। अगर इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं होगी तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। अब यही एक रीज़न है कि आप देख रहे हैं इसी की वजह से ये एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। इम्पार्शियलिटी नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, फेयरनेस नहीं है और रीजनेबलनेस नहीं है डिसीजन मेकिंग में। इसी को अभी जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस भट्ट और जस्टिस गुप्ता ने यही बोला कि इससे क्या होगा कि जो रीजनेबलनेस है इन ऑर्डर्स की वो खत्म होती जा रही है। तो ये फ्लैश पॉइंट का रीजंस बन चुके हैं। इश्यूज जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम 50 ईयर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए एडवोकेट्स के लिए ट्रिब्यूनल्स में। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मिनिमम क्राइटेरिया आपने क्यों रखा है। जब हम देखते हैं कि जजेस अर्ली एज से आ जाते हैं तो उनको भी लाया जा सकता है। यहाँ पे जो कैप लगाई है कोर्ट ने कहा ये आर्बिट्ररी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड टैलेंट आएगा, सीनियर जजेस आएंगे। यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि देखो ये स्पेशलाइजेशन ट्रिब्यूनल्स में इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ट्रिब्यूनल्स वैसे भी छोटे छोटे मैटर्स देखते हैं। 50 साल के ऊपर के कोई जजेस हैं उनको तो वैसे हमें कोर्ट में ज़रूरत है, तो उनको आप ट्रिब्यूनल्स ले जाएंगे तो कोर्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड मैटर्स को नहीं सुन पाएगा। तो इसमें यहाँ बात यही है कि अगर आप जूनियर एडवोकेट्स को रिक्रूट कर लेंगे, इस तरह से जूनियर या बार से अगर आप लोगों को एलिवेट करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। इनफैक्ट आपकी जो इशू है आपका कि पूरे पर्सनल मैनेजमेंट का, कि जजेस की कमी है, जजेस पूरे नहीं हैं, तो वो भी रिजॉल्व हो पाएगा। अगर आप 50 ईयर्स का कैप लगा देंगे कि कम से कम 50 साल एज होनी चाहिए, 50 से ऊपर का आदमी ही ट्रिब्यूनल का मेंबर चेयरपर्सन बन सकता है, तो फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे बोले गए। इनफैक्ट यहाँ पे कोर्ट ने एक केस भी साइड किया था, रॉजर मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यही कहा था कि पहले भी 2017 में भी फाइनेंस बिल लेके आई थी गवर्नमेंट, और उसको गवर्नमेंट ने मनी बिल की तरह पास करने की कोशिश की थी और उसमें ट्रिब्यूनल की पावर्स को चेंज करने की कोशिश की थी। वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन पावर्स को अपने पास रख लिया था। वैसे उसको तो उस समय जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था जस्टिस रंजन गोगोई सीजीआई ने। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट फिर से कोशिश कर रही है कि ट्रिब्यूनल्स की जो पावर है अपॉइंट करने की, ट्रिब्यूनल चलाने की पावर, वो हमारे पास आए।
अब इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर इस तरह के प्रोविजंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने हाथ में लेगी, देखो पार्लियामेंट के पास भी नहीं गई है पावर गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की पावर्स ले लेती है तो जस्ट इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की वो हमेशा से विशिएट रहेगी। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग काम करें लेकिन एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस बनाते रहें। तो ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट करना चाह रही है, ऐसा कोर्ट का कहना है, ये चेक्स एंड बैलेंस नहीं हो रहा, ये तो आप इंडिपेंडेंस को विशिएट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं इसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट हियरिंग में शायद हो सकता है कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर दे। तो इस तरह के और टॉपिक्स में लाता रहूंगा, मिलेंगे अगले ऐसे की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।